स्टूडेंट बात कर रहे थे चैप्टर नंबर 2 हाइड्रोजन पर। और आज जो हम डिस्कस करने के लिए चाहेंगे वो है रिएक्शन। सबसे पहले हम बात करेंगे रिएक्शंस ऑफ हाइड्रोजन्स पर, ठीक है। अच्छा, रिएक्शंस ऑफ हाइड्रोजन में हमारे पास एटॉम लास्ट लेक्चर में हमने एटॉमिक हाइड्रोजन पर बात कर ली थी, उसके रिएक्शंस पर बात करने के लिए जाएंगे अभी हम, ठीक है। तो being very energetic, atomic hydrogen react with different substance under ordinary condition। तो एटॉमिक हाइड्रोजन जो है वो ऑर्डिनरी कंडीशन पर जो है वो आपके पास डिफरेंट सब्सटेंस के साथ रिएक्ट करता है, ठीक है। जैसे मिसाल के तौर पर जब ये एटॉमिक हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा तो ये एटॉमिक हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके H2O2 हाइड्रोजन पर ऑक्साइड बनाता है। यहाँ पर H2O2 में हाइड्रोजन के 2 एटम और ऑक्सीजन के 2 एटम होते हैं, इसीलिए आपने जो है वो इस इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए यहाँ पर आपने 2 लगाया है। और जब ये एटॉमिक हाइड्रोजन सल्फर के साथ रिएक्ट करता है तो ये आपको बना के देता है हाइड्रोजन सल्फाइड, ठीक है। तो यानी सर जब एटॉमिक हाइड्रोजन सल्फर से रिएक्ट करेगा तो क्या बनाएगा, आपके पास हाइड्रोजन सल्फाइड बनाएगा। इसी तरीके से जब ये एटॉमिक हाइड्रोजन क्लोरीन के साथ रिएक्ट करेगा तो जब ये एटॉमिक हाइड्रोजन क्लोरीन के साथ रिएक्ट करेगा तो ये HCl के साथ रिएक्ट करके HCl बनाएगा। इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए आप यहाँ पर 2 लगाएंगे और यहाँ पर भी क्या लगा देंगे, 2 लगा देंगे। ये सब ऑर्डिनरी कंडीशन पर रिएक्शंस हो रहे हैं। इसी तरह ये जब फॉस्फोरस के साथ रिएक्ट करेगा तो ये क्या बनाएगा, ये बनाएगा PH3, जिसका मॉलिक्यूलर फार्मूला होता है, इसका नाम होता है फॉस्फीन, और फॉस्फीन का मॉलिक्यूलर फार्मूला होता है PH3। तो स्टूडेंट यहाँ पर आपने देखा कि एटॉमिक हाइड्रोजन डिफरेंट सब्सटेंस के साथ रिएक्ट करके डिफरेंट प्रोडक्ट्स बना रहे हैं। इसी तरीके से जब ये एटॉमिक हाइड्रोजन कॉपर के साथ रिएक्ट करेगा तो ये आपके पास कॉपर ऑक्साइड के साथ जब ये रिएक्ट करेगा तो ये कॉपर ऑक्साइड के साथ एटॉमिक हाइड्रोजन रिएक्ट करने के बाद कॉपर अलग हो जाएगा और वाटर जो होगा वो यहाँ पर अलग हो जाएगा। यानी यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर जो आपके पास कॉपर ऑक्साइड, देखें ये जो एटॉमिक हाइड्रोजन है, ये जो आपके पास एटॉमिक हाइड्रोजन है ये ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर रहा है और ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके H2O बना रहा है। क्या बना रहा है, H2O हाइड्रो, ठीक है। तो जब ये, अच्छा अब देखो यहाँ पर क्या हो रहा है, इस रिएक्शन को हम बोल रहे हैं रिडक्शन। यानी इसको क्यों रिडक्शन कहा जा रहा है, इसको रिडक्शन की देखिए एक डेफिनेशन होती है एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, दूसरी डेफिनेशन होती है रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन और तीसरी डेफिनेशन होती है गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पर आप अगर इस कॉपर ऑक्साइड को देखें, ये जो आपके पास पूरा का पूरा कॉपर ऑक्साइड का मॉलिक्यूल है, तो इस कॉपर ऑक्साइड में क्या चीज़ रिमूव हो रही है, देखिए कॉपर ऑक्साइड कॉपर के अंदर कन्वर्ट हो रहा है। किस में कन्वर्ट हो रहा है, कॉपर में। तो ये कॉपर ऑक्साइड कॉपर में कन्वर्ट हो गया, यानी यहाँ से ऑक्सीजन रिमूव हो गया। तो अगर ऑक्सीजन रिमूव हो रहा है तो ये रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन क्या कहलाएगा, रिडक्शन कहलाएगा, ठीक है स्टूडेंट। तो कॉपर ऑक्साइड के साथ रिएक्ट करके ये क्या बनाता है, ये रिड्यूस करता है। तो इसका मतलब ये आपके पास एज अ रिड्यूसिंग एजेंट भी एक्ट कर रहा है। इसी तरीके से जब ये एटॉमिक हाइड्रोजन सिल्वर के साथ रिएक्ट करता है तो सिल्वर के साथ जब ये रिएक्ट करेगा तो ये जो आपके पास H है ये Cl के साथ रिएक्ट करके क्या बना के देगा आपको, HCl। यानी ये HCl कैसे बना, यानी जो आपका हाइड्रोजन था उसने सिल्वर क्लोराइड के साथ, सिल्वर क्लोराइड से जब रिएक्ट किया तो H ने Cl के साथ रिएक्ट करके HCl बनाया और सिल्वर आपका जो है वो क्या हो गया, अलग हो गया। तो स्टूडेंट यहाँ पर हमने क्या क्या चीज़ें डिस्कस की, यहाँ पर हमने रिएक्शंस ऑफ एटॉमिक हाइड्रोजन को डिस्कस किया। बिंग वेरी एटॉमिक हाइड्रोजन जो होते हैं वो बहुत एनर्जेटिक होता है, होने की वजह से एटॉमिक हाइड्रोजन डिफरेंट सब्सटेंसेस के साथ रिएक्ट करते हैं। व्हेन एटॉमिक हाइड्रोजन रिएक्ट विद ऑक्सीजन सो इट विल फॉर्म हाइड्रोजन पर ऑक्साइड। व्हेन एटॉमिक हाइड्रोजन रिएक्ट विद सल्फर सो इट विल फॉर्म सल्फर ऑक्साइड, हाइड्रोजन सल्फाइड। When this atomic hydrogen react with chlorine so it will form hydrogen chloride. When this atomic hydrogen react with phosphorus so it will form phosphine. And when this atomic hydrogen react with copper oxide so it will form copper and water. And when this atomic hydrogen react with silver chloride so it will form silver and HCl.
यहाँ तक कोई कंफ्यूजन? यहाँ तक अगर इस स्लाइड में आपको कोई भी क्वेश्चन हो, कुछ पूछना हो, तो आप मुझसे क्वेश्चन कर सकते हैं। फर्दर आगे की तरफ आगे बढ़ते हैं हम, ठीक है। तो हमारी नेक्स्ट स्लाइड है आपके पास नेसेंट हाइड्रोजन की, ठीक है। अच्छा, नेसेंट हाइड्रोजन क्या होते हैं, इसको डिस्कस कर लेते हैं। The newly born atomic hydrogen which is produced during chemical reaction is called nascent hydrogen. जो न्यूली बॉर्न हाइड्रोजन होते हैं, ठीक है, तो न्यूली बॉर्न एटॉमिक हाइड्रोजन विच इज प्रोड्यूस ड्यूरिंग केमिकल रिएक्शन, यानी केमिकल रिएक्शन के दौरान जो न्यूली बॉर्न एटॉमिक हाइड्रोजन प्रोड्यूस होगा, कब प्रोड्यूस होगा? केमिकल रिएक्शन के दौरान। तो जब केमिकल रिएक्शन के दौरान जो है वो एटॉमिक, जब केमिकल रिएक्शन के दौरान जब हाइड्रोजन प्रोड्यूस होगा तो वो हाइड्रोजन आपके पास क्या कहलाएगा? वो हाइड्रोजन आपके पास कहलाएगा नेसेंट हाइड्रोजन। So what is the definition of nascent hydrogen? Nascent hydrogen is the newly born atomic hydrogen, newly born atomic hydrogen which is produced during chemical reaction. Newly born chemical atomic hydrogen which is produced during chemical reaction is called nascent hydrogen. So how it produced? So when zinc react with HCl, so zinc will form zinc chloride. When this zinc atom react with HCl, hydrochloric acid, so zinc and chlorine reacts with each other and form zinc chloride. The formula of zinc chloride is ZnCl2. हमें यहाँ मालूम है कि जब भी कोई मॉलिक्यूलर फार्मूला बनता है तो वैलेंसीज हमेशा क्रॉस होती हैं, क्योंकि जिंक के ऊपर +2 का चार्ज होता है और क्लोरीन के ऊपर -1 का चार्ज होता है, इसीलिए अब वैलेंसीज क्रॉस होगी, यानी क्लोरीन के नीचे 2 चला जाएगा और जिंक के नीचे क्या आ जाएगा? 1 आ जाएगा। तो स्टूडेंट यहाँ पर आपने जैसा देखा कि जिंक ने आपके पास क्या करा, यानी जिंक ने क्या किया? रिएक्ट किया HCl के साथ और क्या बना के दिया आपको? जिंक क्लोराइड बना के दे दिया। अच्छा, इसके रिजल्ट में क्या हुआ? जो हाइड्रोजन था वो एटॉमिक फॉर्म में अलग हो गया, यानी ये जो H है ये एटम की फॉर्म में अलग होगा। अब ये जो एटॉमिक हाइड्रोजन आपके पास आया है, इस एटॉमिक हाइड्रोजन को हम नेसेंट हाइड्रोजन इसलिए कहेंगे, नेसेंट हाइड्रोजन इसलिए कहेंगे क्योंकि ये केमिकल रिएक्शन के दौरान पैदा हुआ है, क्योंकि ये केमिकल रिएक्शन के दौरान पैदा हुआ है, इसीलिए इसको हम बोलेंगे नेसेंट हाइड्रोजन। क्या कहेंगे? दिस हाइड्रोजन इज कॉल्ड नेसेंट हाइड्रोजन। दिस हाइड्रोजन इज कॉल्ड नेसेंट हाइड्रोजन। क्या कहेंगे? नेसेंट हाइड्रोजन कहेंगे। क्लियर हो गई यहाँ तक बात? तो दिस हाइड्रोजन इज कॉल्ड नेसेंट हाइड्रोजन। व्हाई वी आर कॉल्ड नेसेंट हाइड्रोजन? बिकॉज दिस हाइड्रोजन इज प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग केमिकल रिएक्शन। So we are moving our next reactivity of nascent hydrogen. The reactivity, what is? Let me think. Nascent hydrogen is more reactive as compared to molecular hydrogen or less reactive. क्या nascent hydrogen atomic hydrogen के मुकाबले में ज़्यादा reactive होगा या कम reactive होगा? सोचिए। देखिए, nascent hydrogen के बारे में हम ये कह रहे हैं कि ये एटॉमिक हाइड्रोजन होता है, और एटॉमिक हाइड्रोजन में हाइड्रोजन के वैलेंस शेल के पास एक इलेक्ट्रॉन होता है। एक इलेक्ट्रॉन, इसका मतलब अनस्टेबल है। अनस्टेबल होने की वजह से ये रिएक्शन करेगा। रिएक्शन इसलिए करेगा ताकि जल्दी से 2 इलेक्ट्रॉन आ जाएं, तो जैसे ही 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे तो ये स्टेबल हो जाएगा। तो यानी इसका मतलब ये है कि ये अनस्टेबल है। इस टाइम पर ये नेसेंट हाइड्रोजन अनस्टेबल है क्योंकि इसके वैलेंस शेल में एक इलेक्ट्रॉन है, तो एटम जो होते हैं वो आपके पास अनस्टेबल होने की वजह से हाईली रिएक्टिव होते हैं। तो ये नेसेंट हाइड्रोजन भी हाईली रिएक्टिव होगा। नेसेंट और एटॉमिक हाइड्रोजन इज वेरी रिएक्टिव एज कंपेयर टू मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन। मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन के मुकाबले में ये ज़्यादा रिएक्टिव होंगे। क्यों? वजह, रीज़न। ओके फाइन। देखो, इसकी रीज़न ये है कि मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन में तो 2 हाइड्रोजन ने मिलके मॉलिक्यूल बना लिया, ठीक है। तो जब 2 हाइड्रोजन एटम मिलके मॉलिक्यूल बनाते हैं तो दोनों एटम स्टेबल हो जाते हैं। दोनों एटम के वाले आउटर मोस्ट शेल जो है वो क्या हो जाते हैं? कंप्लीट हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? कंप्लीट हो जाते हैं। सही है। अच्छा,
नेसेंट और एटॉमिक हाइड्रोजन इज वेरी रिएक्टिव एज कम्पेयर टू मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन। अच्छा, जब आप क्या करते हो, ये आपके पास क्या है, यानी आपने FeCl3 लिया, ठीक है, यानी ये क्या है FeCl3 फेरिक क्लोराइड। इस फेरिक क्लोराइड को सबसे पहले आपने मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन से रिएक्ट करवाया। तो जब आपने मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन यानी H2 से रिएक्ट करवाया तो आपको यहाँ पर ये पता चला कि यहाँ पर कोई रिएक्शन ही नहीं हुआ। देयर इज नो रिएक्शन, कोई रिएक्शन नहीं हुआ। क्या नहीं हुआ? रिएक्शन नहीं हुआ। अच्छा भाई, क्यों रिएक्शन नहीं हुआ? उसकी बहुत सारी वजूहत हो सकती है। मे बी पॉसिबल कि FeCl3 और H2 दोनों स्टेबल हैं, इसीलिए दोनों ने क्या नहीं किया, दोनों ने रिएक्शन नहीं किया। अच्छा, अब हमने क्या किया, इसी FeCl3 को जब नेसेंट हाइड्रोजन से रिएक्ट करवाया, यानी एटम की फॉर्म में हाइड्रोजन, ये देखो ये H2 का मॉलिक्यूल है, ये H है, ये सिंपल H का मतलब, यानी ये सिंपल क्या है आपके पास, ये सिंपल H है। तो अगर ये आपके पास सिंपल H है तो यानी अगर ये आपके पास सिंपल H है, ठीक है, यानी ये एटॉमिक हाइड्रोजन है। अब आपने इसी FeCl3 को जो आपने ऊपर लिया था, सेम उसी FeCl3 को अब आपने जो रिएक्ट करवाया है वो रिएक्ट करवाया है एटॉमिक हाइड्रोजन से। एटॉमिक हाइड्रोजन कहाँ से आया? आपने जिंक को HCl से रिएक्ट करवाया। किसको रिएक्ट करवाया? यानी व्हेन जिंक रिएक्ट विद HCl, जैसे यहाँ पर जिंक, तो इसके रिजल्ट में एटॉमिक हाइड्रोजन तो है, एटॉमिक हाइड्रोजन प्रोड्यूस हुआ। अब आपने देखा कि रिएक्शन हो गया, ये FeCl3 जो था वो FeCl2 के अंदर कन्वर्ट हो गया। किसके अंदर कन्वर्ट हो गया? FeCl3 FeCl2 के अंदर कन्वर्ट हो गया। भाई अगर FeCl3 FeCl2 के अंदर कन्वर्ट हो गया, इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर रिएक्शन हो गया। क्या मतलब हुआ इसका? कि यहाँ पर रिएक्शन हो चुका है, FeCl3 FeCl2 के अंदर कन्वर्ट हो चुका है। ठीक है भाई। अच्छा, क्यों रिएक्शन हुआ दूसरी वाली इक्वेशन में? पहली वाली रिएक्शन में इक्वेशन में क्यों रिएक्शन नहीं हुआ? क्योंकि पहले वाले रिएक्शन में आपने मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन से रिएक्ट करवाया, दूसरे वाले रिएक्शन में आपने एटॉमिक हाइड्रोजन से रिएक्ट करवाया। तो एटॉमिक हाइड्रोजन क्योंकि मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन के मुकाबले में ज़्यादा स्टेबल होता है, एटॉमिक हाइड्रोजन ज़्यादा रिएक्टिव होता है, इसलिए इसने रिएक्ट कर लिया, जबकि पहले वाले ने रिएक्शन नहीं किया। तो अब अगर हमें कहा जाए, आपको कहा जाए कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एटॉमिक हाइड्रोजन एंड नेसेंट हाइड्रोजन, तो एटॉमिक हाइड्रोजन और नेसेंट हाइड्रोजन में क्या डिफरेंस होता है? देखो, एटॉमिक हाइड्रोजन जो होता है, इट इज फॉर्म बाय द डीकम्पोजिशन ऑफ मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन, यानी मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन को डीकम्पोज करवाते हैं। कैसे करवाते हैं? देखिए, ये H2 है, मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन है, आप इसको जब हाई टेम्परेचर प्रोवाइड करोगे, ठीक है, तो ये जो इन दोनों के दरमियान जो सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड होता है वो टूट जाएगा और ये मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन के अंदर क्या हो जाएगा? कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, यानी ये जो आपका मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन होगा वो किसके अंदर कन्वर्ट हो जाएगा? एटॉमिक हाइड्रोजन के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। तो मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन कन्वर्ट हो गया किसके अंदर? एटॉमिक हाइड्रोजन के अंदर। आगे चलते हैं, ठीक है। अच्छा, यानी एटॉमिक हाइड्रोजन क्या है? जो कि मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन की डिकम्पोजिशन से बनता है, जबकि नेसेंट हाइड्रोजन क्या होता है? जो केमिकल रिएक्शन के दौरान बनता है। जैसे जिंक को HCl से आपने रिएक्ट करवाया, जिंक क्लोराइड बन गया, और क्या बन गया आपके पास? ये, और यहाँ पर ये क्या बन चुका है आपके पास? ये जो हाइड्रोजन है वो कौन सा हाइड्रोजन है? ये नेसेंट हाइड्रोजन है। सर, इसको नेसेंट क्यों कहा जा रहा है? क्योंकि ये केमिकल रिएक्शन के दौरान बन रहा है। ये भी एटॉमिक हाइड्रोजन है, इसको नेसेंट क्यों नहीं कह रहे? क्योंकि ये मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन से डिकम्पोज हो रहा है। तो अगर डिफरेंस के तौर पर आपको कहा जाए कि व्हाट आर द डिफरेंस बिटवीन एटॉमिक हाइड्रोजन एंड नेसेंट हाइड्रोजन, तो आप बोलेंगे वो हाइड्रोजन जो कि मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन की डिकम्पोजिशन से बनता है वो एटॉमिक हाइड्रोजन कहलाता है, और जो केमिकल रिएक्शन के दौरान एटॉमिक हाइड्रोजन बनता है उसको हम नेसेंट। नेक्स्ट स्लाइड में जो हम टॉपिक डिस्कस करने के लिए जाएंगे वो है आइसोटॉप्स। आइसोटॉप्स के बारे में आपको मालूम है, आइसोटॉप्स क्या होते हैं? एटम्स ऑफ द सेम एलिमेंट, यानी एटम ऑफ द सेम एलिमेंट हैविंग सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मास नंबर आर कॉल्ड आइसोटॉप्स। यानी क्या होते हैं आपके पास आइसोटॉप्स? यानी एक ही एलिमेंट के जो एटम होते हैं जिनका एटॉमिक नंबर सेम होगा, हैविंग सेम एटॉमिक नंबर, यानी सर वो एलिमेंट जिनका एटॉमिक नंबर सेम होगा और एटॉमिक मास क्या होगा? डिफरेंट होगा, यानी मास नंबर आपके पास क्या होगा? डिफरेंट होगा। अगर एटॉमिक नंबर सेम है और मास नंबर डिफरेंट है तो वो आपके पास क्या कहलाएगा?
वो हमारे पास आइसोटॉप्स कहलाएगा। क्या कहलाएगा? आइसोटॉप्स। तो आइसोटॉप्स क्या होते हैं? वो एलिमेंट जिनका एटॉमिक नंबर सेम है और एटॉमिक मास क्या है? डिफरेंट है, तो वो आपके पास क्या कहलाते हैं? आइसोटॉप्स कहलाते हैं। सो एलिमेंट हैविंग सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मास नंबर आर कॉल्ड आइसोटॉप्स। अच्छा, इसकी एक और डेफिनेशन भी होती है, एटम ऑफ सेम एलिमेंट हैविंग सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन, यानी वो एलिमेंट जिनमें नंबर ऑफ प्रोटॉन क्या होते हैं? सेम होते हैं, यानी सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन, जिनमें नंबर ऑफ प्रोटॉन्स क्या होंगे? सेम होंगे, ठीक है, यानी सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, और आपके पास डिफरेंट होंगे नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स क्या होंगे? डिफरेंट होंगे, यानी नंबर ऑफ प्रोटॉन तो आपके पास सेम होंगे लेकिन नंबर ऑफ न्यूट्रॉन आपके पास क्या होंगे? डिफरेंट होंगे। वो आपके पास क्या कहलाते हैं? वो आपके पास कहलाते हैं आइसोटॉप्स। वो भी आपके पास क्या कहलाते हैं? आइसोटॉप्स कहलाते हैं। तो आइसोटॉप्स की आपने दो डेफिनेशंस पढ़ी, यानी आइसोटॉप्स आपके पास वो एलिमेंट जिनका एटॉमिक नंबर सेम है और मास नंबर डिफरेंट है, वो आपके पास आइसोटॉप्स कहलाते हैं। और आइसोटॉप्स की जो दूसरी डेफिनेशन पढ़ी वो ये पढ़ी कि वो एलिमेंट जिनका नंबर ऑफ प्रोटॉन सेम हो, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन डिफरेंट हो, वो भी आपके पास आइसोटॉप्स कहलाते हैं। जैसे मिसाल के तौर पर ये आपको एक जो है वो डायग्राम नज़र आ रही है। ये आपके पास हाइड्रोजन का एक आइसोटॉप्स है जिसका एटॉमिक नंबर 1 है, मास नंबर भी 1 है। इसके न्यूक्लियस में आपको एक प्रोटॉन दिख रहा है और इसके शेल के अंदर एक इलेक्ट्रॉन आपको दिख रहा है, ये प्रोटियम कहलाता है। नेक्स्ट जो आपको डायग्राम दिखिए, ये भी आपके पास जो है वो एक अदद जो है वो एटम है हाइड्रोजन का जिसका एटॉमिक नंबर 1 है और एटॉमिक मास यहाँ पर कितना है? 2 है, यानी इसका एटॉमिक मास कितना है? 2 है। ये भी आपके पास क्या कहलाता है? आइसोटॉप्स कहलाता है, ठीक है। अच्छा, एक और आपको डायग्राम दिखाते हैं जिसमें भी एटॉमिक नंबर यहाँ पर भी 1 है। तीनों में देखें एटॉमिक नंबर तीनों में 1 है और एटॉमिक मास अगर आप देखोगे तो एटॉमिक मास तीनों का डिफरेंट है, यानी तीनों का जो एटॉमिक मास है वो डिफरेंट है, एक का 1 है, एक का 2 है और एक का कितना है? 3 है। तो यहाँ पर स्टूडेंट हमने क्या देखा कि वो एलिमेंट जिनका एटॉमिक नंबर सेम होता है और एटॉमिक मास क्या होता है? डिफरेंट होता है, वो आपके पास क्या कहलाते हैं? आइसोटॉप्स कहलाते हैं, ठीक है। तो एलिमेंट जिनका एटॉमिक नंबर सेम हो और एटॉमिक मास क्या हो? डिफरेंट हो, वो आपके पास आइसोटॉप्स कहलाते हैं। और दूसरी डेफिनेशन के लिहाज से अगर हम बात करें तो सेकंड डेफिनेशन के लिहाज से अगर हम बात करें तो इसमें एक प्रोटॉन है, इसमें एक प्रोटॉन एक न्यूट्रॉन है, इसमें एक प्रोटॉन 2 न्यूट्रॉन है, यानी इन तीनों में अगर आप देखा जाए तो तीनों में नंबर ऑफ प्रोटॉन सेम है लेकिन नंबर ऑफ न्यूट्रॉन क्या है? डिफरेंट है। तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन के डिफरेंट होने की वजह से भी ये तीनों आपके पास क्या कहलाएंगे? आइसोटॉप्स कहलाएंगे, ठीक है। आइसोटॉप्स ऑफ हाइड्रोजन पर बात करते हैं तो हाइड्रोजन का पहला आइसोटॉप्स प्रोटियम होता है। इसको आप ऑर्डिनरी हाइड्रोजन भी कहते हैं। इसका एटॉमिक नंबर भी 1 होता है और मास नंबर भी 1 होता है। नेचुरली फ्री अकरिंग हाइड्रोजन और इन दी फॉर्म ऑफ कंपाउंड कंटेन 99.98% प्रोटियम। जितने भी नेचुरली अकरिंग जो आपके पास हाइड्रोजन होता है उसमें प्रोटियम मौजूद होता है 99.98%, ठीक है। इट इज सिंबलाइज एज 1H1, इसको 1H1 से भी आप जो है वो सिंबल करते हैं और 1H और 1P1 से, प्रोटियम की वजह से इसको 1P1 भी बोलते हैं, यानी एटॉमिक नंबर 1 भी, एटॉमिक नंबर भी 1 है, मास नंबर भी 1 है, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट जो आइसोटॉप होता है उसका नाम होता है ड्यूट्रियम। इट इज ऑल्सो नोन एज हैवी हाइड्रोजन, इसको हम हैवी हाइड्रोजन भी बोलते हैं, आपने ये याद रखना है। इट कंटेन 1 प्रोटॉन, यानी इसके भी न्यूक्लियस के अंदर एक प्रोटॉन होता है और एक न्यूट्रॉन होता है और एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर मौजूद होता है, ठीक है। अच्छा, जैसे भी हमने डायग्राम देखी थी, इट्स एटॉमिक नंबर इज 1 एंड मास नंबर इज 2, इसका मास नंबर कितना होता है? 2 होता है। Naturally occurring hydrogen contain about 0.0156% ड्यूट्रियम, यानी जो नेचुरली अकरिंग हाइड्रोजन होता है उसमें कितना मौजूद होता है? यानी देखो वो ये कह रहे हैं कि नेचुरली अकरिंग है जो, यानी जो नेचर में जो हाइड्रोजन मौजूद होता है उसमें 0.0156%, कितने परसेंट? 0.0156% जो है वो क्या मौजूद होता है? ड्यूट्रियम मौजूद होता है और वो आपका बनता है 1:12, यानी अगर आपके पास 15,000 हाइड्रोजन के एटम हैं तो उनमें एक हाइड्रोजन का एटम जो होगा वो क्या होगा? ड्यूट्रियम होगा। क्लियर हो गई यहाँ तक बात? अच्छा, इसका सिंबल क्या होता है? इसका सिंबल होता है 1H2 क्योंकि इसका मास नंबर 2 होता है और इसको 1D2 भी बोलते हैं ड्यूट्रियम की वजह से।
नेक्स्ट जो आपका आइसोटॉप्स कहलाता है वो कहलाता है ट्रीटियम। ट्रीटियम को 1s3 और 1h3 और 1t3 से भी जो है वो क्या किया जाता है, रिप्रेजेंट किया जाता है। इट इज़ ऑल्सो नॉन एज रेडियो एक्टिव हाइड्रोजन। इसको हम रेडियो एक्टिव हाइड्रोजन भी बोलते हैं क्योंकि ये अपने अंदर से रेडियो एक्टिव रेस निकालता है। अच्छा, इट कंटेन 1 प्रोटॉन एंड 2 न्यूट्रॉन इन द न्यूक्लियस एंड 1 इलेक्ट्रॉन इन द फर्स्ट ऑर्बिट। हमने अभी देखा था कि इसके न्यूक्लियस के अंदर 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन और 1 प्रोटॉन होता है और इसके फर्स्ट शेल के अंदर 1 इलेक्ट्रॉन मौजूद होता है। इसका एटॉमिक नंबर 1 होता है और मास नंबर 3 होता है। नेचुरली अकरिंग हाइड्रोजन कंटेन अबाउट 4 एक्सपोनेंट -15% ट्रीटियम, यानी 4 एक्सपोनेंट -15%, यानी इतना कम परसेंट जो है वो ट्रीटियम मौजूद होता है नेचुरली अकरिंग हाइड्रोजन में। इसको हम सिंबल जो देते हैं वो 1h3 देते हैं और 1t3 देते हैं। ठीक है, क्लियर हो गई यहाँ तक बात। इट इज़ रेडियो एक्टिव फॉर्म ऑफ हाइड्रोजन एंड हैज़ हाफ लाइफ ऑफ, इसकी जो हाफ लाइफ होती है वो 12.5 ईयर्स होती है। कितनी होती है? 12.5। ठीक है, तो इसकी जो जितने भी रेडियो एक्टिव सब्सटेंस होते हैं उनकी हाफ लाइफ होती है। ठीक है, और वो हाफ लाइफ जो होती है वो कितनी होती है, इसकी जो होती है वो कितनी होती है, 12.5 ईयर। हाफ लाइफ का मतलब ये है कि जितनी उसकी कंसंट्रेशन होगी उसकी हाफ हो जाएगी। यानी अगर आपने 1 मोल जो है वो रेडियो एक्टिव सब्सटेंस का रखा हुआ है तो आफ्टर 12.5 ईयर्स वो 0.5 मोल्स हो जाएगा। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है बाइनरी हाइड्राइड्स। अच्छा, हाइड्रोजन जो है वो अपने कंपाउंड बनाते हैं। व्हाट आर बाइनरी हाइड्राइड्स? बाइनरी हाइड्राइड्स देखें, बाइनरी हाइड्राइड्स आर क्लास ऑफ कंपाउंड दैट कंसिस्ट ऑफ एन एलिमेंट बॉन्डेड टू हाइड्रोजन। यानी देखो, हाइड्रोजन के कंपाउंड को बाइनरी कंपाउंड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बाइनरी कंपाउंड बोलते हैं, यानी हाइड्रोजन से ये बाइंड हुए हैं। ठीक है, तो ये क्या कहलाते हैं? अच्छा, इनको बाइनरी हाइड्राइड बोलते हैं। इन विच हाइड्रोजन एक्ट एज द मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव स्पीशीज, जहाँ पर हाइड्रोजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव स्पीशीज के तौर पर एक्ट करता है। और यहाँ पर जो हाइड्रोजन पर चार्ज होता है वो कौन सा होता है? नेगेटिव चार्ज होता है, हैविंग नेगेटिव चार्ज। अच्छा, हाइड्रोजन फॉर्म बाइनरी कंपाउंड विथ मेटल्स, नॉन मेटल एक्सक्लूडिंग नोबल गैस। मेटल के साथ भी बाइनरी कंपाउंड बनाते हैं, नॉन मेटल के साथ भी बनाते हैं, नोबल गैस के साथ नहीं बनाते। ऑल हाइड्राइड्स हैव डिफरेंट स्ट्रक्चर एंड प्रॉपर्टीज। जितने भी हाइड्राइड्स होते हैं उनका स्ट्रक्चर और प्रॉपर्टीज़ क्या होता है? डिफरेंट होता है। टाइप्स ऑफ हाइड्राइड्स पर अगर हम बात करें तो पहली टाइप होती है आयोनिक हाइड्राइड, दूसरी टाइप होती है कोवेलेंट हाइड्राइड, तीसरी टाइप होती है कॉम्प्लेक्स हाइड्राइड, चौथी टाइप होती है मेटालिक हाइड्राइड और पांचवी टाइप होती है पॉलीमेरिक हाइड्राइड और छठी टाइप होती है बॉर्डरलाइन हाइड्राइड। इन तीनों को हम एक एक करके डिस्कस करेंगे। अब यहाँ पर इस डायग्राम में ये बताना चाह रहा हूँ मैं कि हाइड्रोजन का एटम होता है, समटाइम अगर ये इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो ये प्रोटॉन के अंदर कन्वर्ट होगा जिस पर पॉजिटिव चार्ज होता है, और अगर हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन गेन करता है तो ये हाइड्राइड आयन बनाता है। तो बाइनरी कंपाउंड में हाइड्रोजन है वो इलेक्ट्रॉन्स क्या करते हैं? गेन करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे आयोनिक हाइड्राइड की। आयोनिक हाइड्राइड को सेलाइन हाइड्राइड भी कहा जाता है। आयोनिक और सेलाइन हाइड्राइड्स आर कंपाउंड ऑफ हाइड्राइड are composed of hydride bond to an electropositive metal, generally an alkali metal or alkaline metal, except beryllium and magnesium। यानी सर, जब भी हाइड्रोजन अल्कली मेटल्स और अल्कलाइन मेटल के साथ बॉन्ड बनाएगा तो वो जो हाइड्राइड बनाएगा वो हाइड्राइड कौन से हाइड्राइड कहलाते हैं? आयोनिक हाइड्राइड कहलाते हैं। ठीक है, अच्छा, अब इनका जर्नल फार्मूला क्या होता है? अगर वो ग्रुप 1A के साथ रिएक्ट करेगा तो MH इसका जर्नल फार्मूला होगा, और अगर वो ग्रुप 2A के साथ रिएक्ट करेगा तो MH2 इसका जर्नल फार्मूला होगा। याद रखिएगा बेटा, एक्सक्लूडिंग बेरिलियम एंड मैग्नीशियम। ठीक है, बेरिलियम और मैग्नीशियम के अलावा अगर वो बनाता है तो वो क्या कहलाता है? आयोनिक हाइड्राइड कहलाता है। ठीक है, इसमें इक्वेशन, जर्नल इक्वेशन मैं आपको दिखा दूं। जैसे मिसाल के तौर पर ये हाइड्रोजन है, ये किसी भी जो है वो अल्कली मेटल्स के साथ अगर रिएक्ट कर रहा है तो उसके रिजल्ट में AH बनाएगा। ये अल्कली मेटल्स, यानी एक ही जगह पर आपके पास लिथियम भी हो सकता है, सोडियम भी हो सकता है, पोटेशियम भी हो सकता है। ठीक है, और इसी तरीके से अगर ये रिएक्ट करता है ग्रुप 2A के एलिमेंट के साथ, जैसे कैल्शियम हो गया और आपके पास एक्सक्लूडिंग मैग्नीशियम, जैसे मिसाल के तौर पर कैल्शियम हो गया, तो ये जब रिएक्ट करेगा तो AH2 कंपाउंड बनेंगे। इसको एग्जाम में आपको सिखाता हूँ, समझ में आएंगे। आयनिक हाइड्राइड्स की अगर हम प्रॉपर्टीज़ पे बात करें तो आयनिक हाइड्राइड नॉन वोलेटाइल होते हैं। इनका जो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट होता है वो हाई होता है। दे आर कलरलेस,
ठीक है। दे आर स्टेबल टूवर्ड हीट एंड स्टेबिलिटी डिक्रीज बाय इंक्रीजिंग एटॉमिक मासेस। ये जो है वो स्टेबल होते हैं, दे स्टेबल टूवर्ड हीट, यानी हीट क्योंकि मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट जो है वो हाई होने की वजह से यानी स्टेबल होते हैं टूवर्ड हीट। सही है, क्लियर हो गई यहाँ तक बात? अच्छा, आगे चलते हैं मजीद। इनसॉल्युबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट बट सॉल्युबल इन वाटर। ये इनसॉल्युबल होते हैं ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में और सॉल्युबल होते हैं वाटर में, ठीक है। अच्छा, जैसे कि जब ये आपके पास यानी प्रोड्यूस हाइड्रोजन व्हेन रिएक्ट विद वाटर, जब ये वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं या एसिड के साथ रिएक्ट करते हैं या अल्कोहल के साथ रिएक्ट करते हैं तो ये हाइड्रोजन प्रोड्यूस करते हैं। जैसे मिसाल के तौर पर ये अगर मेटल का हाइड्राइड है, सोडियम हाइड्राइड है, जब ये वाटर के साथ रिएक्ट करेगा तो मेटल वाटर के OH के साथ ये करके अपना हाइड्रोक्साइड बनाएगा और हाइड्रोजन जो होगा वो हाइड्रोजन गैस के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। इसी तरीके से जब ये हाइड्राइड HCl के साथ ये करेंगे तो मिसाल के तौर पर अगर आपने यहाँ पर सोडियम हाइड्राइड लिया है तो सोडियम तो क्लोरीन के साथ ये करके सोडियम क्लोराइड बना देगा, यहाँ पर मेटल का क्लोराइड बन जाएगा और ये जो हाइड्रोजन बचेगा वो हाइड्रोजन की गैस बना देगा, ये वाला हाइड्रोजन और ये वाला हाइड्रोजन, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास क्या है? दे आर गुड रिड्यूसिंग एजेंट। ये आपके पास गुड रिड्यूसिंग एजेंट भी होते हैं और डिहाइड्रेटिंग भी होते हैं, ठीक है स्टूडेंट। नेक्स्ट जो हमारे पास हाइड्राइड्स हैं इनको हम बोलते हैं कोवैलेंट हाइड्राइड। कोवैलेंट हाइड्राइड्स कब बनते हैं? जब आपके पास ग्रुप 3A और ग्रुप 3A से लेकर ग्रुप 7A वाले एलिमेंट जो हैं जब वो हाइड्रोजन के साथ कंपाउंड बनाते हैं तो वो कोवैलेंट हाइड्राइड्स कहलाते हैं। भाई क्यों कोवैलेंट हाइड्राइड कहलाते हैं? क्योंकि यहाँ पर जो बॉन्ड होता है वो आपके पास कोवैलेंट बॉन्ड होता है। जैसे मिसाल के तौर पर H2 और Cl2 मिलकर क्या बनाते हैं? आपके पास HCl बनाते हैं, ठीक है। तो ये एग्जाम्पल है, Cl2 जो है वो 7A से बिलोंग करता है। तो यहाँ पर हाइड्रोजन ने जो HCl बनाया इसका मतलब ये है कि ये हाइड्राइड है और क्योंकि यहाँ पर कोवैलेंट बॉन्ड है तो ये कोवैलेंट हाइड्राइड है, ठीक है। इसकी एक और एग्जांपल है, नाइट्रोजन ग्रुप 5 से बिलोंग करता है। तो जब नाइट्रोजन हाइड्रोजन से रिएक्ट करता है तो उसके रिजल्ट में अमोनिया बनता है। अमोनिया में भी आपके पास, आपको पता है कि अमोनिया के अंदर जो हमें ये बात मालूम है कि अमोनिया के अंदर जो बॉन्डिंग होती है वो कोवैलेंट बॉन्डिंग होती है, ठीक है। नेक्स्ट एग्जांपल है, जब हाइड्रोजन जो है वो सल्फर के साथ रिएक्ट करता है तो आपके पास H2S बनता है। H2S के अंदर भी कोवैलेंट बॉन्डिंग होती है, ठीक है। तो ये तीनों जो है वो HCl हो गया आपके पास, ठीक है। तो ये तीनों जो है वो आपके पास यानी HCl, NH3 और H2S, इन तीनों में हाइड्रोजन मौजूद है, बिल्कुल मौजूद है। और ये ग्रुप 3 और 7A के साथ बॉन्ड बनाया, बिल्कुल बनाया हुआ है। तो इसका मतलब ये है कि दे आर कोवैलेंट हाइड्राइड। प्रॉपर्टीज ऑफ कोवैलेंट हाइड्राइड्स क्या होते हैं? दे आर कलरलेस भी होते हैं, वॉलेटाइल भी होते हैं, लो बॉइलिंग पॉइंट होता है एक्सेप्ट वाटर। वाटर के अलावा सबका जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो कैसा होता है? लो होता है। हाइड्राइड्स ऑफ ग्रुप 3A एंड 4A आर न्यूट्रल्स। 3 और 4A के हाइड्राइड न्यूट्रल होते हैं। 5A के जो हाइड्राइड होते हैं वो बेसिक नेचर के होते हैं, जैसे अमोनिया हो गया। और ग्रुप 6A और 7A के जो होते हैं वो एसिडिक होते हैं, जैसे H2S आपको मालूम है एसिडिक गैस होती है, HCl भी एसिडिक गैस होती है। नेक्स्ट हमारे पास है कॉम्प्लेक्स हाइड्राइड। कॉम्प्लेक्स हाइड्राइड्स क्या होते हैं? ठीक है, दे आर हाइड्राइड। अच्छा, जब 1A और 3A के हाइड्राइड कंबाइन होते हैं, मतलब ग्रुप 1A और 3A के हाइड्राइड जब कंबाइन होंगे तो ये आपके पास कॉम्प्लेक्स हाइड्राइड बनाएंगे। इनका जनरल फार्मूला AbH4 होता है। A का मतलब है यूनिवेलेंट पॉजिटिव मेटल आइन ग्रुप 1A का। B का मतलब है ट्राइवेलेंट पॉजिटिव मेटल आइन ग्रुप 3A का। जैसे मिसाल के तौर पर लिथियम हाइड्राइड जो है वो ग्रुप 1A से बिलोंग करता है, एल्युमिनियम हाइड्राइड ग्रुप 3A से बिलोंग करता है। जब ये दोनों हाइड्राइड आपस में मिलते हैं तो लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड बनाएगा। ये कॉम्प्लेक्स हाइड्राइड कहलाते हैं क्योंकि यहाँ पे दो तरह की बॉन्डिंग होती है। यहाँ पर 3 तरह की बॉन्डिंग होती है, आयनिक बॉन्ड भी होता है, कोवेलेंट बॉन्ड भी होता है, कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड भी होता है। इसी तरह NaH जो है वो BH3 के साथ जब रिएक्ट करेगा NaBH4 बनाएगा। यहाँ पर भी आपके पास क्या है, NaH जो है वो 1A से बिलोंग करता है, BH3 जो है वो 3A से बिलोंग करता है। तो ये दोनों जब आपके पास कंबाइन होंगे तो सोडियम बोरोहाइड्राइड बनाते हैं। ये सोडियम बोरोहाइड्राइड कॉम्प्लेक्स हाइड्राइड है क्योंकि यहाँ पर तीनों तरह की बॉन्डिंग होती है। इनकी प्रॉपर्टीज क्या होती हैं? ये वाटर के अंदर सॉल्युबल होते हैं, दे आर थर्मली स्टेबल अप टू 300 डिग्री सेंटीग्रेड, और दे आर रिड्यूसिंग एजेंट। ये रिड्यूसिंग एजेंट होते हैं एंड दे आर सॉल्ट लाइक एंड वाइट इन कलर। इनका कलर जो होता है वो क्या होता है? वाइट होता है। तो स्टूडेंट यहाँ पर हमने जो बात की है वो आपसे वो हाइड्राइड्स तक बात की है, ठीक है। नेक्स्ट स्लाइड के अंदर जो है वो हम फर्दर चीज़ें जो है वो डिस्कस करने के लिए चाहेंगे।